देखो मेरी बात सुनो, जो भी हमारे आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता यहाँ है 10 सेकंड में पीछे लौट जाओ। पत्रकार मत बनो, मैं तुम्हें नेता बनाना चाहता हूँ, तुम ये मोबाइल हाथ में उठा के पत्रकार बनना चाहते हो, पीछे हो जाओ। पहले पीछे हो जाओ, कोई दिखाई देगा तो कोई नहीं होगा। पीछे हो जाओ। ये दी तुम्हारे लिए थोड़ा ही थी, ये तो पत्रकार साथियों के लिए क्यों क्या व्यवस्था कर रहे हो? अपना प्रोग्राम खराब करने की जिम्मेदारी तुम लोगों ने ली है। मीडिया के साथी यहाँ आ जाए और आप लोग पीछे हो जाओ, उधर मीडिया के साथ पीछे हो जाओ, जगह छोड़ दो। एक साथी ना दिखने गया मुझे, पीछे हो जाओ। जय भीम। जो लोग वहां बैठे कोने में वो तो व्यवस्थित है, अनुशासित है, लेकिन जो लोग यहाँ आ गए ना उनकी फोटो एक ले लेना अध्यक्ष जी। मैं जरा ध्यान रखूंगा कि ये कौन नालायक लोग हैं जो हमारे खिलाफ खड़े हैं, इनकी जरा फोटो जरूर ले लेना एक बार। आगे मत आया, एक बार बोल दिए थे तरह से ध्यान है ज्यादा नहीं। जय भीम। मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी बात रखनी चाहिए और जो जहां है वो वहीं बैठ जाए, खड़ा रहे, कुछ भी करे, लेकिन अगले 20 मिनट 25 मिनट आप अपनी जगह पे रहें। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतनी तमाम तरह से अपने संसाधन जुटा के ये इतना बढ़िया मंच लगाया, टेंट लगाया, तो जितना अधिकार आगे में बैठे हुए लोगों को उतना अधिकार उनको भी जो बहुत पीछे खड़े हुए हैं बैठे हैं। आप थोड़े से लोग पीछे वालों का अधिकार नहीं छीन सकते हो। यहाँ संविधान है, सबको अधिकार है। आप चंद लोग नहीं तय करोगे कि पीछे वाले लोग परेशान होंगे या क्या होंगे। ये जो बीच में लोग खड़े ये बैठ जाएं या वे पीछे लौट जाएं, कोई खड़ा नहीं रहेगा। या तो बैठिए वरना मंच से भाषण छोड़कर उधर जाकर बैठ जाएंगे। आखिरी बार कह रहे हैं, बस अब चुप हो जाइए। अभी हमारे लोग बैठना नहीं सीखे हैं, मेरी समझ में आ गया आप लोगों को देख के। अभी बैठना नहीं सीखे हो, फिर अभी चलना भी नहीं सीखे हो। अभी तो बैठना सीख रहे हो, सिस्टम बनाना सीख रहे हो, फिर चलना सीखोगे, फिर दौड़ना सीखोगे, फिर कभी आपका राज आएगा। जब राज आएगा, सरकार बना भी लोगे तो चलाओगे कैसे? समझ रहे हो? सरकार बनाना और चलाना दोनों में फर्क है। तो पहले आप लोग बैठना सीख रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे चलना भी सीख जाओगे। अगर आपका फोटो खिंच गया हो तो फिर ऊपर जाए। और किसी साथी का फोटो वोटो रह गया हो तो खींच लो, फिर हम अपनी बात रख देंगे, आपकी मेहरबानी हो जाएगी। ये वॉलंटियर चुप हो जाए।
देखो दरोगा जी, ये अभी बैठना सीख रहे हैं। जब ये तैयार हो जाएंगे तो फिर आपकी सुरक्षा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप देख लेना। अब ये बैठना सीख रहे हैं हमारे लोग, हम इनको अनुशासित बना रहे हैं। आज जौनपुर की इस धरती पे जो एक क्रांतिकारी धरा है, यहां उपस्थित हमारे नौजवान साथी, सम्मानित बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, इस संभाग के उपस्थित, इस मंडल और जिला विधानसभा से उपस्थित हमारे तमाम नेता, आज के अति सुंदर मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी के ओजस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील चित्तौड़ जी, राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य और इस संभाग के प्रभारी भाई रविंद्र कुमार भाटी जी, इसी संभाग के दूसरे प्रभारी डॉक्टर अजमल जी, इसी संभाग के एक और प्रभारी विनय सागर जी, पूर्वांचल प्रभारी भीम आर्मी कमलेश सचान जी, मंडल अध्यक्ष वाराणसी डॉक्टर ए.के. गौतम जी, मंडल अध्यक्ष अयोध्या निखिल राव जी, आजाद समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद आकिब साहब, राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर और नौजवान साथी भाई अमित कसाना जी, अनिल जी, प्रदेश महासचिव भीम आर्मी डॉक्टर पी.के. सागर जी, एएसपी मंडल अध्यक्ष आजमगढ़ अब्दुल्ला खान जी, सुमंत भास्कर जी, जितेंद्र भारती जी मंडल उपाध्यक्ष वाराणसी, एसपी मानव जी मंडल प्रभारी वाराणसी, गोरखनाथ बोध जी, भानु प्रताप भारती जी जिलाध्यक्ष, रत्नेश कुमार जी और अनु बोध जी। यहाँ हमारे बीच उपस्थित भाई राजेंद्र यादव जी, रामनाथ यादव जी, इस ग्राउंड में, इस मैदान में उपस्थित आप तमाम सभी सम्मानित साथियों, जौनपुर आने की मेरी बड़ी इच्छा थी। जौनपुर के लोगों ने ये प्रस्ताव भी रखा था कि अगर आप आएंगे तो हम बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर आपको सुनने के लिए पहुंचेंगे। तो मैंने उत्तर प्रदेश भ्रमण पे तय किया था कि मैं जौनपुर जरूर आऊंगा। जौनपुर आने के बाद जो प्यार और सम्मान आप लोगों ने मुझे दिया, उसका मैं आभारी हूं। लेकिन अब मैं अपनी बात, अपना दर्द आप सबके सामने, इस समाज के सामने, इस महान जनता के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता जो तय करती है वही देश का मुकद्दर भविष्य होता है। तो मैं भी अपना दर्द, अपनी पीड़ा, अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। और इस बात की शुरुआत के लिए, बात की शुरुआत करने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी, नारायण गुरु, संत गाडगे जी महाराज, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख, पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरियर लल्ले यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा,
जननायक कर्पूरी ठाकुर, महामना रामस्वरूप वर्मा जी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, परम पूजनीय विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मेरे रहबर, मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम, इस देश की आजादी में योगदान देने वाले शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा, शहीद वीर अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह खां, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, आप तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए मैं आज की अपनी बात की शुरुआत करता हूं। आज इस प्रांगण में उपस्थित मेरी मातृशक्ति नौजवान साथियों, ये सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन जो इस देश में 1848 में चला, जिसको राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने चलाया, समानता की बात करके, अधिकारों की बात करके, उनके जाने के बाद उनके साथ रहते हुए इस आंदोलन को उस समय के महापुरुषों ने सींचा, जिसमें उनकी पत्नी के रूप में प्रथम शिक्षिका मां सावित्रीबाई फूले, और जब कोई भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद नहीं कर रहा था तो अपनी जमीन देने वाली मां फातिमा शेख और उनके भाई, जिन्होंने पहले 17 स्कूल बहुजन समाज के बच्चे और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए देने का काम किया, उनके जाने के बाद आरक्षण के जनक कुर्मी वंशज छत्रपति साहू जी महाराज ने इस आंदोलन को चलाया और उनके सहयोग से परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में हमें अधिकार देकर जानवरों के जीवन से इंसानों का जीवन जीने के लिए हमें अधिकार दिलाए। उनके जाने के बाद मेरे रहबर, मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम ने इस आंदोलन को अपने खून पसीने से सींचा और उनके साथ हजारों की संख्या में बहुजन समाज के नेताओं ने, सामाजिक योद्धाओं ने इस आंदोलन को बढ़ाने का काम किया। आज पूरे देश में अगर रहबरों का, महापुरुषों का आंदोलन कोई चला रहा है तो मुझे बड़े गर्व से कहना पड़ता है कि वो मात्र भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी है। उसके अलावा महापुरुषों के जाने के बाद किसी भी शख्स ने, किसी भी पार्टी ने महापुरुषों के आंदोलन के प्रति जिम्मेदारी नहीं दिखाई। मैं गौरवान्वित होता हूं कि एक तरफ तमाम तरह के पैसे वाले दल हैं, पावर वाले दल हैं, उनके पास विधायक एमपी भी हैं, और एक तरफ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान लोग, जिम्मेदार लोग, बहुजन मिशनरी, बहुजन सिपाही योद्धा हैं जो अपने खून पसीने से इस आंदोलन को सींच रहे हैं। मैं देश के कोने कोने में जाके अन्याय अत्याचार के खिलाफ आपके सहयोग से आवाज उठाने का और न्याय दिलाने का प्रयास करता रहता हूं। साथियों, यहाँ मिशन 78 की टीम भी है, हमारे अधिवक्ता सेल के लोग भी हैं, आजाद समाज पार्टी यूथ की टीम भी है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। लेकिन आप इकट्ठे होते हैं, आप इकट्ठे होके भाषण सुनते हैं, बात सुनते हैं, और उसके बाद उस पर जाके अमल ना करें तो इकट्ठा होना, बात सुनना सब बेकार साबित हो जाता है। मुझे यहाँ आने का मौका मिला, आप लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से पाई पाई जोड़ के इतना अच्छा मंच सजाया, मेरे रहने की व्यवस्था कराई, ये टेंट लगाया, तमाम तरह से गुलदस्ते भेंट किए। मैं समझता हूं कि जब तमन्ना सच्ची होती है तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार
लोगों की तमन्ना सच्ची है। आप लोगों ने साबित करके दिखा दिया है कि आने वाला समय, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी है, 21वीं सदी बहुजनों की है, 21वीं सदी अम्बेडकरवाद की है। क्योंकि नेतृत्व करने के लिए बड़ी उम्र की जरूरत नहीं होती, बड़ी सोच की जरूरत होती है, बड़े सपने की जरूरत होती है। ये आज आपने करके दिखा दिया। जितने लोग कुर्सियों पर हैं, उससे ज्यादा लोग खड़े हैं, उससे ज्यादा लोग पीछे खड़े हैं, उससे ज्यादा लोग दाहिनी तरफ खड़े हैं। जहां तक नजर जा रही है लोगों का हुजूम, ये प्यार, ये विश्वास आपको एहसास नहीं कि मुझे कितनी ताकत देता है। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में भी बदलाव आएगा युवा सोच के साथ। और आप चले हम सब युवा जोश के साथ। अगर युवाओं के जोश के साथ बदलाव की शुरुआत की जाए तो वो दिन दूर नहीं कि जब बहुजन समाज इस देश में शासक बनेगा। नौजवान साथियों, 5 साल भीम आर्मी के कार्यकर्ता आंधी में, तूफान में, बारिश में, परेशानी में, दिन में, रात में, धूप में, मोटरसाइकिल से, साइकिल से, बस से, ट्रेन से पूरे 5 साल अगर कहीं भी बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार होता है तो वो दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, समस्या नहीं देखते, वो अपनी जेब नहीं देखते। वो कैसे कैसे, क्योंकि मैं गरीब का बेटा हूं, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं, मैं समझता हूं कि एक गरीब के लिए 1 टाइम की रोटी, 2 टाइम की रोटी तैयार करना कितना मुश्किल काम है। गरीबों को इस महंगे लोकतंत्र में खड़े होना, अपनी बात को आगे बढ़ाना, अपनी बात को कहना कितनी बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि आपने अपना पेट काट काट के 1 टाइम की रोटी को जो है रोक के इस आंदोलन को, इस प्रोग्राम को चलाने का, बनाने का, तैयार करने का काम किया है। आपका ये मेहनत, क्योंकि लोग तो पानी से नहाते हैं, मेरे लोग पसीने से नहाते हैं। मैं इस मेहनत को भूलने वाला नहीं। मैं समझता हूं कि बाबा साहब ने वोट का अधिकार, मतदान का अधिकार राजा बनने के लिए दिया था, किसी का चमचा और दलाल बनने के लिए नहीं दिया था। आज ये बात तर्कसंगत है कि SC/ST के 131 MP होने के बावजूद भी SC/ST के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, कोई आवाज नहीं उठाता। जब मैं जौनपुर आया तो मुझे यहाँ इतनी समस्या बताई गई, इतनी बड़ा ढेर समस्या का, कि भैया वहां हत्या होगी, वहां रेप हो गया, वहां जमीन कब्जा ली गई, वहां लाठी मार दी, वहां जो है घर जला दिए गए, कार्रवाई नहीं हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये समस्या यहाँ, सिर्फ यहाँ नहीं है, ये समस्या पूरे देश में है। कहीं भी किसी की सरकार हो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 70-71 साल के लोकतंत्र में हमारी बहनें माताएं भी यहां बैठी हैं, नौजवान भी यहां बैठे हैं। क्या जो परेशानियां आपके जीवन में हैं, तमाम सरकारें यहां रही, क्या वो परेशानियां दूर हुई? नौजवान साथियों, दोनों हाथ उठा के बताओ, आपकी परेशानियां दूर हुई क्या? एक बात और बताओ, जब यहाँ संविधान है, सबको बराबर के अधिकार हैं, सबको, सबके अधिकारों पे कोई कुठाराघात नहीं कर सकता। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 50,000 रुपये महीना है? जरा हाथ उठा के बताना मुझे, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 50,000 रुपये महीना है? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के बाद एक बात को कहा था, आप लोग भूल गए। उन्होंने कहा था कि संविधान से सामाजिक गैर बराबरी तो दूर हो जाएगी। अगर गैर बराबरी दूर करने का प्रयास किया गया तो गैर बराबरी, भेदभाव तो दूर हो जाएगा।
लेकिन आर्थिक समानता नहीं होगी। जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी तब तक गैर बराबरी कभी खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक एक तरफ भारतीय संविधान अंतिम व्यक्ति को भी रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और न्याय की गारंटी देता है, अगर कोई कहते नहीं देता तो आओ आर्टिकल पढ़वा देता हूं। भारतीय संविधान अंतिम व्यक्ति की भी रक्षा करता है, लेकिन फिर भी देश में अन्याय, अत्याचार, दुर्जाति होती है। इसका कारण यह है जो बाबा साहब अम्बेडकर हमें सचेत करके गए थे कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक उसको चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी, तो अंत संविधान क्या साबित होगा? बुरा। संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर चलाने वाले हाथ अच्छे हैं, उनकी नीयत अच्छी है, उनकी नीति अच्छी है, तो अंत संविधान क्या साबित होगा? अच्छा। ये लड़ाई, ये आंदोलन तभी सफल होगा। मेरे रहबर भी कहा करते थे कि जब इस आंदोलन से मिशनरी लोग, बहुजन समाज के आंदोलन को समझने वाले लोग एमपी एमएलए बनेंगे, सदन में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे और वहां जाके अपनी जमात के हितों के लिए लड़ेंगे, तब जाके आंदोलन सफल होगा, तब जाके बहुजनों का राज आएगा। लेकिन लोग जाते हैं, आज लोकतंत्र नहीं है, धनतंत्र है। आप सुनिए और समझिए। चुनाव आयोग ये कहता है कि 30 लाख रुपए से ऊपर की रकम आप खर्च कर सकते हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। लगभग यही रकम है। आप ये बताइए, बहुजन समाज के कितने लोग हैं जो 30 लाख रुपए अपने बैंक में फंड रखते हैं? बताइए। जब आप बहुजन समाज के लोग रोटी रोटी के मोहताज हैं, तो ये 30 लाख का पैमाना आपने किसके लिए रखा है? ये पैमाना आपने उसके लिए रखा है जिसको आप भेजना चाहते हैं। ये लोकतंत्र है। मेरे जैसे गरीब का बेटा भी सपना देख सकता है, अपने लोगों की परेशानियों को, उनके आंसुओं को, उनके दुख को खत्म करने का प्रयास कर सकता है। और आप ये पहला पैमाना बना रहे हो पैसे का। जब आपने पैमाना बना दिया तो समझिए कि गरीब की हैसियत नहीं कि वो इस लोकतंत्र में सर्वाइव कर रहा है। सब लोग पैसे वालों को टिकट देते हैं, पैसे वालों को आगे बढ़ाते हैं। गरीब का बच्चा सपना देख के अपने मन को, सपने को सीमित करके, अपने सपने को कुचल के वहीं का वहीं सीमित रह जाता है। इसलिए मैंने दल बनाया कि आजाद समाज पार्टी के माध्यम से मेहनत करने वाले ईमानदार नौजवानों को हम लोग विधानसभा भेजने का काम करेंगे। क्योंकि अगर पैसे वाले गरीबों के बारे में सोचते तो मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि कोई भी आदमी देश में गरीब नहीं रहता। अगर पैसे वाले गरीबों के दुख को खत्म करने का प्रयास करते तो मैं समझता हूं कि देश में कोई दुख न रहता। दुख अगर है तो उसका कारण और हर एक कारण का निवारण है। तथागत दुख ने भी कहा है कि हर समस्या के पीछे कारण और हर कारण का निवारण है। तो ये लोकतंत्र है। काशीराम साहब कहते थे कि जिनका राज होता है, जिनके पास सत्ता होती है, उनके पास कानून बनाने की ताकत होती है। जिनके पास कानून बनाने की ताकत होती है वो अपने लोगों के लिए नीतियां बनाते हैं। और जिनके पास ये दोनों ताकतें होती हैं उनकी बहन बेटियों पे कोई अन्याय अत्याचार नहीं करता, उनकी बच्चों पे कोई जुल्म जाति नहीं करता, उनका कोई अपमान नहीं करता, उनके अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। मैं जब अपने लोगों के चेहरे देखता हूं, ये जो यहां बैठे और जो किसी कारण संसाधन न होने कारण, क्योंकि ये पैसे में बुलाई गई भीड़ नहीं है। क्या आप में से कोई भी व्यक्ति पैसे लेके आया है? दोनों हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ। क्या कोई आप में से पैसे लेके आया है? तो मैं समझता हूं कि जो लोग यहां हमारे बैठे हैं, जो बिना साधन के कारण यहां नहीं आ पाए, लेकिन घर में बैठ के सोचते हैं कि हमारा बेटा, हमारा भाई हमारे दुखों से हमें मुक्ति दिलाएगा। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं नौजवान साथियों, 4 महीने बाकी हैं। जितनी मेहनत आपने आज की है, अगर अगले 4 महीने की
के लोगों में भाईचारा बनाने का काम किया। आपने गांव-गांव में जाके बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया। आपने गांव-गांव में जाके आजाद समाज पार्टी की नीति, नियत, उद्देश्य बताने का काम किया। आपने गांव-गांव में जाके माताओं बहनों को राजनीतिक रूप से सचेत करने का काम किया। तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके मुकाबले कोई टिक नहीं पाएगा। अगर आपका बूथ सबसे मजबूत रहा तो उत्तर प्रदेश परिवर्तन मांग रहा है। उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे आपका भाई, आपका बेटा, आपका लाभ बैठेगा। आप इस बात को याद रखना। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं कि ये सारी सरकारें हैं। आप अपने दिल से पूछ के बताओ, अपने दिल में हाथ करके पूछो, क्या कोई बहन रात को 10 बजे सड़क पे निकल सकती है अकेले? बताओ, क्यों नहीं निकल सकती? जब पुलिस है, प्रशासन है, हम सब लोग परिवार वाले हैं, तो वो कौन सी सोच है जो बहनों के अधिकारों को, उनके सम्मान को छीनती है? ये सोच, इस सोच को डायनामाइट से उड़ाना पड़ेगा। समझ रहे हो? डायनामाइट से उड़ाना पड़ेगा। जो बेड़ियां, जो परेशानियां, जो मुसीबतें आपकी तरक्की के रास्ते में हैं, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, उनको डायनामाइट से उड़ाना पड़ेगा। आपको रास्ता ही नहीं है। आपको अपनी समस्याओं को, बेड़ियों को काटना ही पड़ेगा। मैं फिर आपको आगाह कर रहा हूं, हमने 2-3 चीजें इंपोर्टेंट बता दी हैं जो आने वाले कल के लिए, लेकिन मैं आपको जो बहुत जोर दे के बता रहा हूं, सोया हुआ समाज और मरा हुआ समाज एक जैसा होता है। सोए हुए को उठाया जा सकता है, मरे हुए को जलाया जा सकता है, दफनाया जा सकता है। एक इससे भी अलग समाज है जो आंख बंद करके बैठ जाए। आपसे मैं जवाब मांगना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि आप अपने दिल से जवाब देंगे, मुंह दिखाई जवाब नहीं देंगे। सबसे आप लोग इस आंदोलन को जानते हैं। क्या कभी मैंने आप लोगों को अकेला छोड़ा? क्या कभी मैंने आपको निराश किया? क्या कभी कोई ऐसा मामला हो जिसमें सब लोग चुप बैठ गए? क्या कभी मैं चुप बैठा? क्या भीम आर्मी के लोगों ने कभी आपको धोखा दिया? क्या कोई ऐसा मामला है जिस दिन हमने आपको पीठ दिखाई हो? अभी भाई लखवीर की हत्या हुई, आपने देखी होगी सिंगू बॉर्डर पे। सारे नेता चुप, क्योंकि उनका वोट न बिगड़ जाए। कोई बोलने को राजी नहीं है। लेकिन क्या आपका भाई वहां गया है नहीं? क्या बताओ, क्या उस परिवार को विश्वास दिला के आया नहीं आया? देखो, सब लोगों के लिए आप वोटर, चुनाव का समय आएगा, आपके पैर दबाएंगे, आपके पैर भी धोएंगे। चुनाव के बाद 5 साल तक आपकी गली में दिखाई भी नहीं देंगे। फैसला आपको करना है। एक तरफ वो लोग हैं जो चुनाव के समय आएंगे, वोट मांगेंगे, आपकी बात करेंगे, ये कहेंगे कि आपके जात के नेता है, और एक तरफ भीम आर्मी के लोग आजाद समाज पार्टी के। जैसा मैंने बताया, कोई बहन ऐसी नहीं जो इस बात को नकार दे, चाहे वो किसी भी समाज की बहनों की। भीम आर्मी से ज्यादा सुरक्षा अगर कोई बहनों के सम्मान के लिए लड़ता हो तो कोई बहन इस बात को नकार नहीं सकती। ये आपकी ताकत है। अभी मैं होटल से आ रहा था, मेरे साथियों ने बताया कि कुछ दूसरे संगठन दल के लोग कह रहे हैं, वो आए हैं ये कहने कि हम विरोध करेंगे। मैंने इनको समझाया कि वो विरोध करने नहीं आए। इस सरकार में जो उनकी सरकार है, कोई परेशानी रही होगी, उनको भी विश्वास है कि चंद्रशेखर आजाद हल कर सकता है, वो अपनी परेशानी बताना है। ये मुझसे कह रहे हैं कि वो पुलिस को बता दो। हमने कहा कि बिना सरकार के भी सरकार जैसा माहौल देती है बहुजन समाज को भीम आर्मी। तो जिसके पास ऐसा संगठन हो उसे किसी और की जरूरत क्या है? देखो, आप लोगों की शिकायत ये रहती है कि पुलिस के लोग काम नहीं करते हैं। पहली बात तो मैं आपको दूर आपकी शिकायत कर देता हूं। पुलिस एक सरकारी संस्था है जो सरकार की होती है, जिसकी सरकार उसकी पुलिस। समझ रहे हो? ये ताली बजाने वाली क्या बात है? मैंने तो सच बताया आपको।
जिसकी सरकार होती है पुलिस उसकी होती है, ठीक है। तुम अगर चाहते हो कि ये काम करे तो तुम्हें क्या करना होगा? क्या करना होगा? जब तुम्हारी बन जाएगी तो ये किसके लिए काम करेंगे? एक और चीज, जो बहुजन समाज के लोग पुलिस सेवा में हैं, वो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि जो गरीब परेशान पीड़ित उनके पास आ गया उसको न्याय दिला दे। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग उनके हाथ पैर बांध देते हैं, वो उनको करने नहीं देते। पुलिस के लोग 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं। आपका व्यक्ति मर जाए, आप लाश को देख के पीछे हट सकते हैं, पुलिस के लोग नहीं हट सकते। वो किसी भी हालत में वो शरीर उसके पास रहेंगे। बहुत बड़ा काम करते हैं, 24-24 घंटे 7-7 दिन ड्यूटी करते हैं, परिवार के पास नहीं जा पाते। बॉर्डर स्कीम लग जाती है, अपने परिवार से 400-500 किलोमीटर दूर रहते हैं। इनका भी घर परिवार। जब हम सबकी परेशानियां सुनते हैं, जैसे हमने विकलांग समाज, जो विकलांग भाई उनकी परेशानी सुनी कि सरकार बनते हम सबसे पहले विकलांग आयोग बनाएंगे, हर एक विकलांग को पंचायत में आरक्षण की व्यवस्था करा के देंगे, उनको भी मुख्य धारा में जोड़ेंगे। उसी तरह हमने यह भी तय करा कि बाकी सब लोग तो कहते हैं हम पुलिस की ड्यूटी 8 घंटे करेंगे, हर हफ्ते में इनको एक छुट्टी देंगे। इनकी तनख्वाह जो है ना, देखो जब ट्रांसफर हो जाता ना किसी का, उनको समझ नहीं आता बच्चे कहां पढ़ेंगे। हर आदमी अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता है, अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता है। उनकी शिक्षा का उचित इंतजाम हम लोग करेंगे, उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी करेंगे कि उन्हें अपना घर चलाने के लिए किसी तरह के करप्शन की जरूरत ना पड़े, किसी गरीब को सताना ना पड़े, क्योंकि कुछ अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट है, सब लोग भ्रष्ट नहीं है। तो उनकी तनख्वाह बढ़ाएंगे क्योंकि वो ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। इस बात का समर्थन करते हो आप लोग? एक और बुनियादी काम सफाई कर्मचारियों के लिए। बहुत दिन पहले मैंने नोएडा में बात कही थी कि जिस दिन हमें अवसर मिलेगा, कोई भी सफाई कर्मचारी काम ठेकेदारी की प्रथा में नहीं होगा। ठेकेदारी प्रथा खत्म करके सबका नियमित किया जाएगा, सरकारी नौकरी दी जाएगी। जरूरी है, क्योंकि जितने लोग सीमा पर शहीद होते हैं उतने लोग सीवर में भी मरते हैं, लेकिन उनकी कोई बात नहीं करता, उनकी जिंदगी कोई अहमियत नहीं है। हमें उनकी अहमियत को समझना पड़ेगा, उनका भी योगदान है, वो भी कोरोना वॉरियर थे। लेकिन चरित्र देखे, ये बात में मानवता के विरुद्ध है। अगर मुझे कहनी पड़ेगी कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार है, इसकी पत्नी करनी में फर्क देखिए। जब लखनऊ में एक तिवारी जी के साथ पुलिस की दुर्घटना में उनकी जान जाती है, तो एक क्लास 1 की नौकरी देते हैं, ये 50 लाख रुपए देते हैं। जब मनीष गुप्ता जी की जान जाती है, ये 40 लाख रुपए देते हैं और एक नौकरी देते हैं ओएसडी की। लेकिन जब हाथरस में हमारी बहन की जान जाती है, तो इस निकलनी सरकार ने ना तो अब तक नौकरी दी, ना ही उनको घर दिया, ये इनकी कतरी करनी फर्क है। इसलिए मेरी लड़ाई है। कल अपनी जान बचाने के लिए आगरा में अरुण वाल्मीकि की हत्या पुलिस के लोगों ने कर दी। और मैं पूछना चाहता हूं, आपको वर्दी सरकार ने शोषितों को न्याय दिलाने के, पीड़ितों को न्याय दिलाने के दिए या हत्या करने के लिए दिए? कोई सही काम करेगा उसको प्रोत्साहन देंगे, उसको प्रोत्साहन राशि भी देंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रमोशन भी करेंगे। लेकिन कोई मानवता के न्याय के विरुद्ध काम करेगा, उसकी नौकरी भी खत्म कर देंगे और उसमें मुकदमा लिख के जेल भी भेजेंगे, सजा भी दिलाएंगे। कोई भी गैर संवैधानिक काम करेगा, उसको संविधान समझाने का काम करेंगे। मैं जाऊंगा कल, अध्यक्ष जी का आदेश आया, हम लोग कल अरुण भाई के परिवार से मिलेंगे। मुझे तकलीफ है, मुझे कल ही जाना चाहिए था, लेकिन मुझे बाबा साहब का वो लाइन याद आती है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे और उनका बेटा राय रतन मरा पड़ा था, मां रमाबाई ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर आप तो कहते थे कि राय रतन राज करेगा, ये तो राय रतन की जान चली गई।
आप झूठ बोलते थे। आज इसको कफन की जरूरत है, आप यहां रहिए, इसका अंतिम संस्कार कीजिए। लेकिन मेरे रहबर ने कहा कि अगर आज एक बेटे की परवाह करूंगा तो करोड़ों की जान चल जाएगी, मुझे करोड़ों की चिंता है, इसलिए मैं गवर्नमेंट मैं उनको मानने वाला व्यक्ति, मुझे मेरा जिस्म छलनी है। आपने मेरी सफेद कमी देखी, लेकिन मेरे अंदर जो जख्म है शायद आपने ना देखे हो। मुझे कल उस परिवार के साथ होना चाहिए था, लेकिन मुझे यह भी परवाह थी कि मेरे लोगों ने अपनी जेब काट के अपने खून पसीने से मेरे लिए वहां रैली आंदोलन की व्यवस्था की। अगर मैं नहीं गया तो उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। ये कहने के लिए मैं यहां आया हूं कि मेरा जमीर गवारा नहीं करता कि मैं रैली करूं जब मेरे किसी भाई का कत्ल हो जाए, लेकिन मैं इन लाखों लोगों की जीवन की भी परवाह करता हूं कि अगर हम लोगों ने ताकत नहीं बनाई साथियों, तो अगले क्योंकि काशीराम साहब कहते थे कि जो कौम अंधे अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाती वो लाशें उठाती। अगले 5 साल में आपकी लाशें नहीं उठाना चाहता, इसलिए मैं ताकत चाहता हूं, इसलिए मैं यहां। मुझे आपको भूख लगती है, आप रोटी खाते हो नहीं खाते? बताओ खाते नहीं खाते हो? आपको प्यास लगती है, पानी पीते हो नहीं पीते हो? आपको बीमारी होती है तो दवाई लेते हो नहीं लेते हो? मुझे भूख लगी है कि मैं इस देश की सत्ता पे काबिल होकर अपने लोगों की गुलामी की बेड़ियां काट दूं, और मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं। मैं नहीं जानता कि मेरे आखिरी दिन कौन सा होगा, नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि मैं कैसा स्वाभिमानी और लड़ाकू समाज तैयार करके जाऊंगा जो झुकेगा नहीं किसी भी कीमत पे, जो झुकने नहीं सकेगा। अभी हमारे 2 बड़े आंदोलन तैयार है। एक तो इस देश में जातिवार जनगणना होनी चाहिए, जिसकी इतनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जिसका जितना जो लोग साधन में संसाधन में काबिल है। ये सबसे आगे बैठे हो, आवाज आ रही नहीं आ रही? चुपचाप होकर बैठे। जिनकी जितनी संख्या है, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, कोई हो, उनकी संख्या की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जानकारी होगी तो ये पता लग जाएगा कि देश की जमीन पे कौन काबिज है, देश के बिजनेस पे कौन काबिज है, सुप्रीम कोर्ट में कौन काबिज है, हाई कोर्ट में कौन काबिज है, सारे जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उनके टॉप पे कौन काबिज है, जितने भी संस्थान हैं उनके टॉप पे कौन काबिज है, जितना भी जो है तमाम जगह रिसोर्सेज है प्राकृतिक, उस पे कौन काबिज है, किसने किसके अधिकार छीने हैं। जिस दिन आपको ये पता लग जाएगा तो शायद आपको एहसास हो जाएगा कि आपका दोस्त कौन है और आपका दुश्मन कौन। ये लड़ाई जो भागीदारी की लड़ाई, जिसके लिए काशीराम साहब ने नारा दिया था कि ये जिसकी इतनी संख्या वाले उसकी इतनी हिस्सेदारी, यह आंदोलन तभी सफल होगा जब इन जातियों को आप जोड़ने का काम करोगे और टुकड़ों में बटे हुए बहुजन समाज में भाईचारा स्थापित करने का काम करोगे। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, इन सब लोगों को जोड़ के अपनी बात समझा के और इनके वोट का सही प्रयोग कराने का आप काम करोगे, तभी जाके लोकतंत्र में कहते हैं जिसके पास वोट होती है उसका राज होता है, तब जाके आपके हाथ में राज आएगा। जब राजकाज आपके हाथ में आएगा तभी जाके नीति बनेगी, क्योंकि अगर और किसी को बनानी होती तो अब तक बन गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निजीकरण शुरू करवा दिया। पीछे मकसद क्या है कि SC, ST, OBC को जो आरक्षण मिलता है वो खत्म कर दिया जाए, क्योंकि आरक्षण से जो नौकरियां मिलती है उन नौकरियों की बदौलत आपके लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो एक आदमी क्लर्क बन जाता है वो अपने बेटे को क्लर्क नहीं बनाना चाहता, वो अपने बेटे को अधिकारी बनाना चाहता है। हमारे महापुरुषों ने कहा था कि चाहे एक रोटी कम खाना अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और इसलिए हमारे लोग शिक्षा को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन इन्होंने महंगी शिक्षा कर दी है। गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, अमीर आदमी के बच्चे पढ़ लिख ले रहे हैं, और हमारे लोग जब पढ़ नहीं पा रहे तो अपने हकों के लिए लड़ नहीं पा रहे। काशीराम साहब कहते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते, जिंदा लोग रुकने नहीं देते।
आप जो मिशन चला रहे हो, मैं जिंदा कौम को सलाम करता हूं और ये आपसे कहना चाहता हूं, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई, आप लोग तैयार हो जाओ, हम लोग राजनीति में बढ़ रहे हैं। ये भारत और भारत में भारतीय संविधान सबको बराबरी का अधिकार देते हैं। ये मेरे आगे जो 69,000 शिक्षक भर्ती वाले खड़े होकर बैठ जाओ, तुम्हारी बात हमने सुनी है। ये लवनेट दिख रहा है, मैं यहीं से देखो, ये बात याद दिला तो बता देता हूं। अभी एक शिक्षक भर्ती हुई थी, मैं सभी मंचों से इस बात को कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चार चरित्र देखिए आप। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, मुख्यमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सामाजिक न्याय। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, ऑन रिकॉर्ड है। इन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, उनकी रिपोर्ट है कि 20,000 पद SC ST OBC के बच्चों के ये लोग खा गए। 20,000 का मतलब समझते हैं, 20,000 नौकरी, 20,000 नौजवान बहन भाई सरकारी सेवा में जाते, दो काम करते। एक तो उनको तनख्वाह मिलती तो अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करते, दूसरा वो शिक्षक बनकर समाज के लोगों को तैयार करते और वो ये बताते कि असली चाबी कहां है, असली रास्ता कहां है, ये वो बताने का काम करते। क्योंकि शिक्षक समाज का दर्पण होता है। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे, उन्होंने मुझे मरते वक्त ये कहा, मैं अमेरिका पढ़ने जा रहा था, कहां चंद्रशेखर बेटा पढ़ लिख के विदेश में जाके अपने आप को तरक्की कर जाओगे, लेकिन जो कर्ज बाबा साहब अम्बेडकर का हमारे ऊपर है उसको कौन उतारेगा बेटा? जो अन्य अत्याचार गुलामी हमारे लोगों में थोपी गई उसको कौन काटेगा भाई? हर आदमी अगर अपने बारे में सोचेगा। तो मैंने कहा बाबूजी बताओ क्या बात। 8 महीने उन्होंने जैसे बच्चे को, छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, मुझे दिन रात ये समझाया कि हालात क्या है। और 2013 11 जनवरी की सुबह उनकी जब डेथ हुई तो मैंने अपने परिवार को कहा कि अब मैं जब तक इस गुलामी को नहीं काट दूंगा मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आज हम लोग इसी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, वरना अगर MP MLA बनना होता तो बहुत रास्ते थे। आप सब लोग जानते हैं कि आप लोग मुझे किसी भी सदन में भेज देते। मैंने कहा ये खिलाफ आंदोलन करो। मैंने कहा सर एक तो वकील हूं, दूसरा पढ़ा लिखा हूं, तीसरा जेल से PhD करके आया हूं। मैंने कहा देश की सबसे बड़ी जेल जिसको तिहाड़ कहते हैं, 2 बार का कोर्स करके आया। तो मैंने कहा कि करूंगा आंदोलन, लेकिन पहले संगठन तैयार करूंगा कि 2 अप्रैल की तरह जिस दिन आंदोलन में उतरूंगा इस सरकार को घुटनों के बल टिकवा दूंगा। उस दिन ये वादा करता। वोट की चोरी नहीं होने देंगे। इसलिए नवंबर में EVM के खिलाफ आंदोलन करेंगे। पहले उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को दिखाएंगे आईना कि मुकाबला किनसे है। मुकाबला उनसे नहीं है जो CBI से डर जाते हैं, ED से डर जाते हैं, इनकम टैक्स से डर जाते हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूं जितने यहां लाउड स्पीकर नहीं लगे उससे 4 गुना ज्यादा मुकदमे आ गए। ये मुकदमे मेरा रास्ता नहीं रुका। एक क्रांतिकारी के लिए जो अपने देश से प्यार करता है उसके लिए तो ये गहना होता है, उसके लिए हथकड़ी जो है ना वो तो गहना होती है। मुकदमे तो उसके लिए तमगे होते हैं। मैं तो उनसे कहता रहता हूं कि कोई नई धारा ढूंढ के लाओ जिसमें आप अगर मुझे जेल में भी रखोगे तो मेरा एक खून उबाल लेगा, ये क्रांति करेगा बाहर भी, लेकिन कोई ऐसा मुकदमा, ऐसी धारा बना के लगाओ कि आप पकड़ो और मेरा कत्ल कर दो। जिस तरह आप मेरे लोगों का इनकाउंटर करते हो, जैसे अभी किया उसका हरीश पासवान का बलिया में, ऐसे मेरा इनकाउंटर कर दो तो तुम्हारी जान बच जाए, वरना तैयारी करो
तुम्हारे नीचे से कुर्सी खींचने की तैयारी बहुजन समाज ने कर दी। यहाँ एलआईयू और प्रशासन उसके आईबी के लोग भी होंगे। हरीश पासवान को के पूरे कागज मेरे पास आ गए। हत्या की गई है उसकी, इसलिए हत्या की गई है कि एक गरीब का बेटा मेहनत करके काम करके आगे बढ़ रहा था। फिर कह रहा हूं, बदला नहीं लेना चाहता, बदलाव करना चाहता हूं। इसलिए कह रहा हूं कि जुर्म जाति बंद कर दो, बहुत हो गया। वरना सबकी जांच करा के पता लगा कि इतने लोग बाहर नहीं, जितने लोग जेल में अंदर चले गए। इसलिए समझा रहा हूं, समय बदलेगा। हमारे यहां तो कहते हैं कि बुराइयों के दिन बदल जाते हैं, यहां तो अच्छाइयां है। तुम अपना राज चाहते नहीं चाहते, दोनों हाथ उठा के बताओ। नहीं, दोनों हाथ उठाओ। अपना राज चाहते हो नहीं चाहते हो? एक बार हाथ नीचे करो। मेरे साथियों ने यहां आने के बाद कुछ जरूरी चीजें मुझे दिखती थी, आपको इनको बोलना। मैंने उनसे वादा किया कि जो भी मेरे पास आ जाएगा ये कहेगा कि मेरी ये समस्या है, उसको बोलना है, बोलना नहीं उसके लिए लड़ूंगा। हमने ये वादा किया पिछली रैली में मेरठ में, क्योंकि मेरठ क्रांति दरा है। मैंने ये वादा किया वहां से कि हम जिस दिन हमें अधिकार मिलेंगे आबादी के हिसाब से, जितनी इसकी आबादी उस हिसाब से आरक्षण व्यवस्था लागू करेंगे। हमने अपने पार्टी के संविधान में भी लिखा, दलितों को उनकी आबादी के हिसाब से, पिछड़ों को उनकी आबादी के हिसाब से, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी सबको आबादी के हिसाब से टिकट भी देंगे, संगठन में जगह भी देंगे। जिसकी इतनी संख्या भारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी, इस मूवमेंट पे आंदोलन चलाएंगे। अपनी पार्टी के संविधान में लिख के दिया। इसलिए लिख के दिया कि लोग कहते कुछ और करते कुछ है, और हमारे बाबूजी ये कहा करते कि लिखतन के आगे बख्तन नहीं चलती। तो हमने अपने पार्टी के संविधान में लिख के दिया है और वो हम करके रहेंगे। कुछ जिम्मेदार हमसे मांग की गई है, हम विश्वास के साथ कहते हैं हम दो चीजों के पाबंद, एक को समय की और एक जबान की। आप जानते हैं जहां जबान थी वहां पहुंचे, चाहे वो लखीमपुर खीरी हो, जहां कोई नहीं जा पा रहा था। 7 घंटे मोटरसाइकिल चला के पहुंचे नहीं पहुंचे बताओ? अभी जहां कोई नहीं पहुंच पा रहा था भाई लखीमपुर के घर, वहां भी पहुंचे। जमा मस्जिद पे जहां तमाम दिल्ली की पुलिस लगी हुई थी, स्पेशल सेल, साइबर सब लगे हुए थे, वहां भी पहुंचे। रविदास गांधी के आंदोलन में भी पहुंचे, हाथरस भी पहुंचे, तारा सिस्टम लगा था उत्तर प्रदेश का, वहां भी पहुंचे। इसलिए पहुंचे क्योंकि तमन्ना सच्ची और दिल में आग, वो आग जो सोने नहीं देती, वो आग जो एहसास कराती कि उस आदमी को माला नहीं पहननी चाहिए। मैं माला नहीं पहनता। मैंने कल यहां के लोगों से माफी मांगी थी, क्योंकि मैंने एक खुद से वादा किया कि जब तक मैं अपने लोगों के आंसू नहीं पूछ लेता मैं माला नहीं पहनूंगा। और किस मुंह से पूछूं पहनूं, आप किस मुंह से जो है ना कहूं कि माला पहना दो। जिनकी बहन बेटियों का की इज्जत को सरेआम नीलाम किया जाता हो, जिनकी बहन बेटियों का को सरेआम बेइज्जत किया जाता हो, उनका भाई माला पहन के क्या महसूस करे कि बहुत ताकतवर है? नहीं, मैं ताकतवर हूं, मैं जो कुछ हूं वो आपकी वजह से हूं, किसी नेता की वजह से नहीं हूं। मैं भीम आर्मी के कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूं, मैं जो कुछ हूं वो आपकी वजह से हूं। मैं अपनी माँ का, बहनों का धन्यवाद करता हूं, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूं। और जितनी इज्जत मैं अपने अमीर कार्यकर्ता करता हूं, उतनी इज्जत मैं अपने गरीब कार्यकर्ता की करता हूं। लेकिन नौजवान साथियों, ये आंदोलन, ये लड़ाई, इसको सूरमा लड़ेंगे, योद्धा लड़ेंगे, भेड़ नहीं लड़ेंगे। मैं आपको भेड़ नहीं बनाना चाहता, पैर छूने वाला, झंडा उठाने वाला नहीं बनाना चाहता। मैं आपके अंदर, आप इस देश का ताकतवर फिल्म, मैं तो सिर्फ आपके अंदर सामाजिक राजनीतिक चेतना जागरूक करना चाहता हूं। क्योंकि मेरे जैसे तो 1000 तैयार होंगे, चले जाएंगे। ये आंदोलन नहीं रुकने वाला, और वो सदी है, 21वीं सदी है जिसमें हमारा राज आएगा। आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, कमर खुद लेनी चाहिए। तो ये मांगे जो है मैं आपके सामने रख देता हूं, मीडिया के लोग भी यहाँ आए। हमें मौका मिलता है कि हम लोग मॉब लिंचिंग पे कानून बनाएंगे, मेरा वादा है आप लोगों से।
जहां मुस्लिम भाई बैठे हुए, मेरा वादा है कि मॉब लिंचिंग पे कानून बनाएंगे। आप हमें अवसर देके देखो, आपने तमाम लोगों को दिया। धार्मिक स्थलों पे सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, क्योंकि धार्मिक स्थलों को टारगेट करके विवाद करा के भाईचारा तोड़ के कुछ लोग अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं। जो दंगा करेगा उसका ऐसा इलाज करेंगे, उसकी 7 पीढ़ियां भी कभी दंगे के बारे में नहीं सुनेंगी। क्योंकि हम जानते हैं दंगा कभी होता नहीं, दंगा कराया जाता है। और दंगे में कोई नेता नहीं मरता, गरीब आवाम मरती है। हर एक आदमी की जान कीमती है, जितनी नेता कीमती है उतनी एक आखिरी व्यक्ति की जान कीमती है। हम मानव मूल्यों को समझते हैं। एक और उत्तर प्रदेश में चुनाव माहौल बनाने के लिए जिहाद के नाम का कानून लाया गया। उस कानून को भी सरकार आने पे हम लोग रद्द करने का काम करेंगे, मेरा आपसे वादा। एक ट्रेंड बन गया है, जी भर के हेट स्पीच देते हैं, ये करो, गाली दो, गोली मारो, ये करो, वो करो। मैं पूछना चाहता हूं, किसको गोली मारना चाहते हैं? उसी को जिसके साथ आप रहते हैं, जिसके जरिए भारत उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो हेट स्पीच देने वाले के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी सर। और ये कह रहे साथियों ने कहा कि आप घोषणा कर दो कि बिजली का बिल फ्री करेंगे। बिल्कुल फ्री नहीं करेंगे, नहीं करेंगे फ्री, क्योंकि फ्री समझते जियो ने फ्री करा था। आज उसकी इनकमिंग के भी पैसे देने पड़ते हैं, समझ रहे हो? फ्री फ्री कुछ नहीं है, ये आपकी वोट को लूटने का तरीका है और कुछ नहीं है फ्री। हम आपको रोजगार देंगे, आप सरकार के बिल का पैसा देना। हम आपको 50,000 रुपए मंथ का रोजगार देंगे, आप अपने बिल का पैसा देना। राजस्व मिलेगा तभी तो सरकार चलेगी भाई, समझ रहे हो? हम आपको मांगने वाला समाज नहीं बनाएंगे, हम आपको देने वाला समाज बनाएंगे। ये लवलेश है हमारा नाम, ये लवलेश है ना, तुमसे कह रहे हैं ये बैठ जाओ, वो सुन रहा। हम नौजवानों को अभी सरकार से मांग रहे हो ना लवलेश कि नौकरी दे दो, तो हमें मांग रहे हैं 5 साल दे दो, मैं तुम्हें रोजगार देने वाला बना दूंगा। तुम मेरी बात को याद रखना। और ना तो पेपर लीक होगा, सुनो, पहले सरकार पेपर लीक कराती है, फिर उसके बाद एक्शन घोटाला करती। ना तो पेपर लीक होगा, ना ही किसी की मेहनत को खत्म करने देंगे। हर भर्ती में से ये जो इंटरव्यू सिस्टम है इसको खत्म कर देंगे, जिसके नाम से जो है घोटाले होते हैं। इंटरव्यू सिस्टम बिल्कुल खत्म कर देंगे, जो मेहनत करेगा, जिसमें योग्यता होगी वही जाएगा। एक और मांग थी कि भाई मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुसार से आपको भागीदारी देनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि भाई हमने तो अपने संविधान में लिखा है कि जिसकी इतनी आबादी है उतनी उनको पद भी देंगे, टिकट भी देंगे, संख्या में सब चीजें करेंगे। और ये हमारे संविधान में आप आरटीआई से निकलवा दें। कहने में नहीं, करने में भरोसा रखते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आप मेरे ऊपर भरोसा करते हैं? भाई एक मिनट चुपचाप सुन लो। खापापुर में 2018 में घटना हुई थी, उसमें जो लोग जेल गए थे मैं उनके नाम पढ़ देता हूं, क्योंकि क्रांतिकारियों का स्वागत करना चाहिए, जेलों से नहीं करना चाहिए। जेल भरो तो आंदोलन चलाएंगे, आप देखते जाओ यूनियन के खिलाफ, हम देखेंगे सरकार की जेल में कितनी जगह है, चिंता मत करो। राहुल इंजीनियर साहब, पुष्पेंद्र जी, अवैध जी, आनंद जी, रमेश जी, सुजीत जी, आनंद राव जी और चंद्रशेखर जी, मैं इन सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आहुति दी इस आंदोलन में। ये बेटा ऐसा मत 23 फरवरी को CANPR NRC का आंदोलन हुआ था 2020 में, जिसमें जो लोग जेल गए थे, अमन, अजय राव, देव प्रकाश, अमन सलारपुरा, पवन कुमार, डॉक्टर AK गौतम, हैप्पी, हरिंदर, रमेश, डॉक्टर ज्ञानचंद, इन सबका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने भी
इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जेल जाने का जब अवसर मिला तो सरकार के आगे घुटने नहीं टिके, माफी वीर नहीं है, माफी नहीं मांगते, लड़ते हैं। एक लाइन आपके लिए लिख के लाया था, आज ही लिखी, किसी ने, मेरे बहुत जिम्मेदार साथी ने दी, मैंने लिख ली और साहब को पढ़ के सुना देता हूं अगर आप कहें। सुनाओ या नहीं सुनाओ? सुनो, युवाओं से भी आज कुछ कहना है, साथियों अब नहीं सहना। युवाओं से भी आज कुछ कहना है, साथियों अब नहीं सहना है। बुलंद अपनी आवाज करो, आज कुछ ऐसी हुंकार भरो, आज आए सलाम, डरना नहीं, झुकना नहीं। काशी राम साहब का सपना पूरा किए बिना रुकना नहीं। नौजवानों, देश उम्मीद से बैठा कि एक तरफ देश को बेचने वाले लोग और एक तरफ देश को बचाने वाले लोग। आपके महापुरुषों ने पहले भी कुर्बानियां दी है, बलिदान दिया है, आज फिर आपके पास अवसर है। इस आंदोलन को ताकतवर करने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? अब हम कुछ नारे आपके सामने रखेंगे, मैं चाहता हूं सब लोग खड़े हो जाए, दोनों हाथ उठा के। हल्ला नहीं करेंगे, सिर्फ खड़े हो जाएंगे। भाई भाई भाई, मेरे कैमरे में आपकी आवाज जानी चाहिए, समझ रहे हो? शुरू करें। एक शुरू करने से पहले बहनों को एक बात कह रहे, ये चुप हो जाओगे जो मेरा फोटो खींचने से, मेरे पैर छूने से आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला। मिशन का काम करो सर। मैं अपनी माओ से, बहनों से कहना चाहता हूं, आपकी गरीबी के, परेशानियों के दिन 4 हो जाएंगे। आपका बेटा आपसे वादा करता है, कुछ समय की बात, आप याद रखना मेरी बात को, कुछ समय की बात है, आपकी गरीबी और परेशानियों के दिन खत्म हो जाएंगे। मेरा वादा आपसे, आपका खून आपसे वादा कर रहा है, आप देखते रहना मेरी बात को। कुछ समय की बात है, आपके जीवन में भी आजादी का सवेरा आएगा। जो सुविधाएं अमीरों को मिलती है, जो अधिकार अमीरों को मिले, वो सब लोगों को मिलेंगे। मेरा वादा है आप सब लोगों से। शुरू करें। के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नौजवान साथी